अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, आज मैं प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ही अहम गुफ्तगू करना चाहूँगा और ये है दरअसल एग्रीकल्चर के हवाले से जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, जो सिंध में इस्तेमाल होती हैं और बमुकाबला सिंध दूसरे पंजाब और दीगर जगहों पे जो इस्तेमाल होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस लिहाज से ये वीडियो बहुत अहम है। दोस्तों, आपसे गुजारिश करता हूं कि आपने अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको जो है ना अपडेट्स मालूमात प्रॉपर्टी के हवाले से बेहतरीन मिलती रहे। और ये सिलसिला ख़ासतौर पर एग्रीकल्चर का लैंड का मैं शुरू कर रहा हूँ। आज मेरी पहली वीडियो है, वैसे तो वीडियो और भी है मेरी एग्रीकल्चर लैंड के हवाले से, लेकिन आज मैं एक नया सिलसिला मवाज़ने का शुरू कर रहा हूँ जो सिंध, कराची और उसके बाहर के जो ज़मीनें हैं वहाँ के हवाले से बहुत ही अहम आपको मैं मालूमात दूंगा। दोस्तों, तो इस वक्त आपको मैं बताता चलूँ कि एक वो ज़मीनें जो कि शहर से बाहर होती हैं और शहरी या सकनी ज़मीनें अराज़ी जो होती है उससे बाहर के जो एरियाज़ होते हैं जो कहलाते हैं दरअसल एग्रीकल्चर लैंड। तो पूरे मुल्क, हमारा मुल्क ज़ाहिर है कि एग्रीकल्चर के हवाले से एक बड़ा रकबा, बड़ा हिस्सा जो है ना पाकिस्तान का ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर लैंड ही है। और ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर मालूमात रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको अब नई नई जो सोसाइटीज़ बन रही हैं, नए जो एक्सटेंशन हो रही हैं, लिहाजा आपको इल्म रखना चाहिए। और जब इल्म होगा तो आपको इंशाअल्लाह ताला किसी भी किस्म का धोखा नहीं हो सकता, किसी भी किस्म का आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता इन मालूमात को रखने के लिए। तो इस सिलसिला इंशाल्लाह चलेगा और आपसे कहूँगा कि आप वीडियोज़ को लाजमी तौर पर देखें। तो मैं दरअसल बता रहा था कि इस वक्त एग्रीकल्चर जो लैंड है, जो इस वक्त सिंध में एग्रीकल्चर लैंड पाई जाती हैं या सिंध के बाहर जो एग्रीकल्चर लैंड पाई जाती हैं उसके बारे में थोड़ी मालूमात दूंगा, थोड़ा फ़र्क बताऊंगा। तो आज की वीडियो में थोड़ा ख़ास तौर पे ये है कि वो जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, जो नाम हम लिए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा। आप ये जानते हैं कि हम अक्सर अपनी वीडियोज़ में सर्वे का जिक्र करते हैं। सर्वे ज़मीनें क्या होती हैं, सर्वे लैंड क्या होती है, और सर्वे ही दरअसल असल ज़मीनें हैं और सर्वे ही के ऊपर हम आपको बताते हैं कि आप जो है वो सर्वे लैंड पर ही काम करें। तो लिहाजा सर्वे लैंड की जब हम बात करते हैं तो सिंध के अंदर जो है सर्वे होता है और सिंध से बाहर पंजाब या दीगर इलाकों में उसको खसरा नंबर कहते हैं। कुछ चीज़ों में फ़र्क होता है इसमें, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो सर्वे जो कहलाती है वो दरअसल वो ज़मीनें होती हैं जो कि अंग्रेज़ के ज़माने की जद्दी पुश्ती चली आ रही हैं। सर्वे ज़मीनें जो है ख़ानदानी ज़मीनें होती हैं जो पुराने वक्तों से चली आ रही होती हैं और एक मजबूत तरीन लैंड होती है, उसको जो है हम सर्वे कहते हैं। और यहाँ पर जो है वो फॉर्म 7 से उसको हम पहचानते हैं और वो जो है ना उसके लिए जब हम अप्लाई करते हैं, वो उसका कोई हम वो फॉर्म निकालते हैं तो वो फॉर्म 7 कहलाता है। जबकि कराची से बाहर यानी सिंध से बाहर पंजाब या दीगर इलाकों में वो फ़र्द कहलाता है। यानी जब फॉर्म 7 होता है वो तरह का फ़र्द होता है और पंजाब या दीगर इलाकों में जो है वो उसको फ़र्द के नाम से पहचानते हैं, जिसके अंदर तमाम ज़मीन की तफसील दी होती है, इसके जो मालिकाना हुकूक होते हैं, जिसको मालिक होता है, कौन क्या होता है, कौन हिस्सेदार हैं, उस फॉर्म के ऊपर दर्ज होता है। और यहाँ पर जो है हम उसको फॉर्म 7 में भी हम आप देखते होंगे कि फॉर्म 7 में हम फ़र्द जब निकालते हैं तो उसमें NOC फॉर सेल निकलती है, NOC फॉर सेल निकलती है, जबकि पंजाब और दूसरे इलाकों में फ़र्द बराए के नाम से होती है। जैसे अगर फ़रोख्त का मामला है, सेल का मामला है तो फ़र्द बनाए बै के नाम से होगा, जबकि सेल फॉर NOC फॉर सेल जो है वो सिंध के अंदर बनाई जाती है, जिसकी एक मियाद होती है 3 माह तक की मियाद होती है फ़र्द निकालने के लिए। अब उसमें कई चीज़ें होती हैं, फ़र्द बराए बै भी हो सकती है, इसी तरह फ़र्द बराए ज़मानत भी हो सकती है, फ़र्द बराए मॉर्गेज भी हो सकती है, रहन भी हो सकती है। तो NOC फॉर मॉर्गेज इस तरह की मतलब वो उसको कहा जाता है। तो हम इसको ये आपको इस वक्त मुख्तसर बता रहे हैं कि दरअसल ये फ़र्द जो होती है वो वहाँ कही जाती है, यहाँ पे फॉर्म 7 उसको कहा जाता है और उसके अंदर उसकी तफसीलात जो है दर्ज होती है। इसी तरह यहाँ पर आपने देखते होंगे कि यहाँ पर सर्वे ज़मीनों के ऊपर जो है ना वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, सूरत हाल एक तरह का, यानी सर्वे ज़मीन कहाँ से शुरू हो रही है, किस तरह है, कहाँ पर है, हुदूद कहाँ पे है, किधर से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, हर तरफ से उसकी सूरत हाल देखते हैं। और वो सर्वे ज़मीन उसको यानी घटवट फॉर्म वगैरह बनता है उसी से ही। यहाँ पर सर्वे ज़मीन को जो हम सूरत हाल कहते हैं, साइट प्लान भी कह लें इसको, वहाँ पे उन इलाकों में इसको हम मुसावी कहते हैं।
अच्छा, मुसावी जो है ना दरअसल एक कपड़े के ऊपर एक बड़ा सा लट्ठा होता है कपड़े का, उसके ऊपर पूरा एक नक्शा होता है, उस मुकम्मल नक्शे को जो है हम मुसावी कहते हैं। और इसी तरह जो है उसका एक अक्स बनता है, अक्स शजरा। अक्स शजरा होता है एक कपड़े के ऊपर जो है ना उसका एक मखसूस इलाके होते हैं, और कपड़े के ऊपर अब आप जब अक्स शजरा मांगेंगे, जैसे यहाँ सूरत हाल मांगते हैं तो वहाँ पर हम अक्स शजरा मांगते हैं। तो अक्स शजरा जो है वो एक कपड़ा होता है, कपड़े लट्ठे के ऊपर वो उसका अक्स दिया जाता है, उसकी एक पूरी एक शक्ल नजर आती है कि किस तरह है। वो जो है ना उसके टेक्निकल एक तरीक़ाकार है जिससे उसको अक्स उसका दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना वो जो है हम उसको इस तरह नाम। अच्छा, यहाँ की जो सर्वे ज़मीन है इसके भी जो है पुराने इलाकों में जो है आप चले जाएँ तो पुराने वक्तों में चले जाएँ, अंग्रेज़ के ज़माने के जब, तो उस वक्त वहाँ उसके ऊपर पत्ते के ऊपर, चमड़े के ऊपर खासतौर पर होता था, चमड़े के ऊपर भी और कपड़े के ऊपर ये जो है ना वो इसकी सूरत हाल बनाई जाती थी, और उसकी तफसील ख़ानदान कौन है किस तरह ये इसकी तफसील यहाँ पे लिखी जाती थी। और सर्वे के पत्थर होते हैं बाकायदा, आज भी बाज़ जगहों पत्थर मौजूद है, और वो पीले रंग के पत्थर होते हैं, और वो ज़मीन में आधे जो है गड़े होते हैं और आधे ऊपर बाहर तकरीबन 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट तक के ऊपर बाहर निकले होते हैं, तो 1.5-2 फीट तक भी निकले होते हैं, और उस पर किसी छेनी से छील कर बाकायदा उसके जो सर्वे का नंबर डाला जाता है कि इसका नंबर क्या है। अच्छा, इसी तरह जब हम आपको ये बताते चलें कि ये जो पंजाब वगैरह में जो सिलसिला है वो वहाँ पर इस तरह होता है, ज़िला होता है, फिर ज़िले के अंदर तहसील होती है, उसके साथ साथ महाल भी होते हैं, फिर मौज़े होते हैं, और इसी तरह जो है ना वो जैसे मैंने बताया खसरा नंबर या जो है वो सर्वे नंबर कहलाते हैं। अच्छा, ज़िला तो आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट मलीर है, इस तरह के उनको हम ज़िला कहते हैं। और उसके अंदर तहसील होती हैं, 2 तहसील होती हैं, दरअसल टाउन्स इस वक्त आप कह लें उनको, जैसे टाउन गुलबर्ग है, टाउन गुलशन है, इस तरह के जो है टाउन्स को हम तहसील कहते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है तहसील के अलावा जो है ना वो महाल कहलाती हैं, यानी महाल जो है महकमा महाल होता है। महाल दरअसल छोटे छोटे गांव 100, 200, 300 गांव के ऊपर मुश्तमिल जो है महाल बना दिए जाते हैं, और उस महाल के अंदर जो है ना वो असल में ये टैक्स जमा करने का सिलसिला होता है, ये रेवेन्यू कलेक्शन का एक सिलसिला होता है। उस रेवेन्यू कलेक्शन के सिलसिले में अब आप महाल को छोटा बड़ा जितना भी कर लें वो वहाँ पे महाल कहलाते हैं। और गडाब की तरफ हमको ले जाऊं तो वहाँ पर जो है ना गडाब के अंदर जो है आपको मुख्तलिफ दे मिलेंगे। दे जो है मौज़े कहलाते हैं। ये जो दे हम कहते हैं, दे लफाई, दे शाही शेब, दे बनमुराद, दे बबरबन, दे गाड़ी खाता, दे तैसर, दे मुखी, दे नागन, ये दे लफा, दे जो है वो शामुरीद है, दे शाइशिप है, ये सारे जो है दे कहलाती हैं। और ये दरअसल गांव के बड़े गांव के नाम होते हैं। आप इसके अंदर जो है ना वो फिर छोटे छोटे जो है ना गांव होते हैं, मुख्तलिफ गांव होते हैं इन दे के अंदर। जैसे आप दे लफाई है, दे शामुरीद है, दे वो शाइशिप है, इसके अंदर साले मोहम्मद जुमानी गोट है, ये गोट हो गया, दाऊद गोट हो गया, अली जो रज़ा गोट हो गया, फला फला गोट, इस तरह के जो है ना वो गोट होते हैं। तो दे जो कहलाता है, दे वहाँ पे पंजाब में या दूसरे इलाकों में मौज़ा कहलाते हैं, यानी मौज़े बनाए गए। और ये मौज़े भी उन्होंने रेवेन्यू को कलेक्ट करने के तरीक़ेकार बनाने के लिए उनको मौज़े का नाम दे दिया। यहाँ हमारे यहाँ उसकी जो है दे कहलाते हैं उसको। अच्छा, पंजाब वगैरह में तहसीलदार जो है वो वहाँ पर कहलाता है, यहाँ पर जो है उसको मुख्तियार कार कहते हैं। इसी तरह खसरा नंबर मैंने बताया कि वो सर्वे नंबर होते हैं, यहाँ पर वहाँ खसरा नंबर कहलाते हैं। अच्छा, ये सर्वे नंबर जो है ना ये तब्दील नहीं हो सकते, यानी वो एक ख़ास वक्त, जबकि जैसे मिसाल के तौर पे अगर खसरा नंबर वहाँ पर सर्वे नंबर जो होते हैं वहाँ के खसरा नंबर होते हैं, अब उसके अंदर जो है ना वो वहाँ पर किसी भी माहौल के अंदर किसी भी रेवेन्यू जो एरिया बनाया गया है उस रेवेन्यू के अंदर यानी मौज़ा हो या उसके अंदर, तो वहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पे एक खेत है, अब उसके अंदर जो मुख्तलिफ एड्रेसेस बना दिए, यानी ये आप समझ लें कि खसरा नंबर दरअसल एड्रेसेस होते हैं। जितने भी वहाँ पे खेत हैं, जितने भी वहाँ पे इलाके हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, उनमें एक मखसूस नंबर दे दिया गया है और उस मखसूस नंबर को हमने खसरा नंबर कह दिया। अब एक बार जब खसरा नंबर पड़ जाता है तो फिर वो तब्दील नहीं होता। वो खसरा नंबर जो है ना, जैसे सर्वे नंबर भी यहाँ पर अगर डल जाए फिर फिक्स कर दी जाए तो फिर वो खसरा जो है वो ये सर्वे नंबर नहीं बदलते। अलबत्ता काउंसिलेशन के हवाले से वो एक मुख्तलिफ तरीक़ेकार है, वो फिर कभी हम वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, वहाँ पंजाब वगैरह में, मरी में, दूसरे इलाक़ों में जो तरीक़ेकार होते हैं वहाँ पे मालिक को खेवट कहा जाता है, यानी खाता भी कहते हैं उसको जो मालिक के नाम से होता है, और वो खेवट होता है। खेवट के अंदर जो है ना खेत होते हैं और वो खेत मिसाल के तौर पर एक बड़ा एरिया है जैसे खेवट कह दिया गया है, उसके अंदर मुख्तलिफ इलाके बना दिए गए हैं और उन
इलाकों में यानी उन खेतों को जो डिवाइड किया तो उसको फिर उसको जो है खतौनी के नाम से, खतौनी दरअसल काश्तकार को कहते हैं। और इस के बाद जो है ना भाई वो इलाके जिनमें खेत होते हैं, खतौनी होती है, फिर वहीं पर सर्वे नंबर पड़ते हैं। अब सर्वे नंबर को आप समझ लें कि जैसे हम अगर किसी कराची में किसी जगह रह रहे हैं, एड्रेस है हमारा, तो एड्रेस कुछ भी हो 57/2 A57/2, ठीक है ना, कोई भी इलाका है, तो अब गुलशन इकबाल का इलाका है, तो इसी तरह जो है ना वो हमारा खसरा नंबर जो होगा वो खेत का, वो वहाँ का एड्रेस कहलाएगा। तो अब वो एक बार एड्रेस पड़ गया तो फिर वो नंबर बदलेगा नहीं, और अगर उसमें पार्टीशन होती है तो फिर /1/2 इस तरह होती है। खैर मकसद ये है कि यहाँ पर जो है खसरा नंबर जो होते हैं वो इस तरह उसको पढ़े जाते हैं, खसरा नंबर कहलाते हैं, और ये खसरा नंबर जो है ना इस तरह उसको पढ़ा जाता है। अच्छा, फिर इसके अलावा 2-3 चीज़ें और मैं आपको बताता चलूँ कि एक महकमा माल जो कहलाता है, महकमा माल, वो दरअसल यहाँ पर हम उसको जानते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, मुख्तलिफ उसके डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे जो है वो महकमा माल कहलाते हैं। इसी तरह आप वहाँ पर एक जगह होती है दरअसल जहाँ पर हम शामलात कहते हैं, जैसे यानी एक सर्वे ज़मीन है, उसके साथ जो है ना शामलात की ज़मीनें आमतौर पर मरी और अयूबिया और उस तरह के इलाकों में जो है ना ये वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। और ये शामलात दरअसल आप यूँ समझ लें कि जैसे हमारे यहाँ कराची के अंदर जो है वो एसटी प्लॉट्स होते हैं, पब्लिक की जगह होती हैं, रोड्स के लिए, फुटपाथ के लिए, मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, इसी तरह पार्क्स के लिए, इसी तरह गुजरगाहों के लिए, ये दरअसल शामलात की ज़मीनें होती हैं। और जिसको जो पब्लिक आम इस्तेमाल के लिए होती हैं, या जंगलात होते हैं, या उनमें जो है ना वो तामीरात की इजाज़त नहीं होती है, उसमें कुछ बना नहीं सकते, उसकी ख़रीद व फ़रोख्त पे पाबंदी है, और वो जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो उस पर तामीर नहीं कर सकते। ये पब्लिक के फ़ायदे के लिए तो इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन ये किसी के नाम नहीं हो सकती है, इस पर पाबंदी लगाई गई है। और ख़ास तौर पर जो मेन जो जंगलात हैं उसमें वो एक हुस्न होता है, ज़ाहिर है उसको ख़राब नहीं किया जा सकता। तो ये शामलात होती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं बताया कि जिस तरह एसटी प्लॉट्स हैं, जिस तरह जो है ना पब्लिक प्लेसेस हैं फॉर पब्लिक पर्पस के लिए, पर पब्लिक की जो है ना वो यानी ये कि वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो उन जगहों पे हम। अच्छा, इसी तरह सर्वे ज़मीन के साथ भी मुआवजा होता है। अगर आप ये समझे कि मुआवजा जो है वो एक तरह का यानी जो सर्वे ज़मीन होती है उसके जो करीब की ज़मीन होती है, अब वो 30 साल भी हो सकती है, वो या तो उसके अलावा भी हो सकती है, तो उसको मुआवजा कहते हैं। उसमें कुछ यानी कानून शफ़ा के मुताबिक आप ये समझ लें कि उसका कोई हक़ हो सकता है कि अगली ज़मीन जब बिकेगी, तो अगर जब बिकने या लीज़ के मामला आएंगे तो उसमें हक़ किसका होगा, वो जिसकी सर्वे ज़मीन होगी। तो सर्वे ज़मीन के साथ जो मुआवजा होता है वो सर्वे ज़मीन वाले का हक़ होता है कि आगे अगर उसको जो है वो लीज़ मिलेगा, आगे कोई और कानूनी हैसियत मिलेगी, तो पहला हक़ उसका होगा जिसकी सर्वे ज़मीन होगी। तो सर्वे ज़मीन के साथ जो ज़मीनें होती हैं वो भी इस तरह की, यानी वहाँ पर उसको शामलात कहते हैं। और यहाँ पर जो है ना वो बहरहाल सर्वे ज़मीन के अतराफ़ की ज़मीनें, या ये समझ लें कि पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं पब्लिक के लिए इस्तेमाल के लिए होती हैं, वो फिर इस तरह वो कानूनन उसकी जो है इजाज़त नहीं होती कि हम उस पर कब्ज़ा कर लें या उस पर हम तामीरात कर लें, ये चीज़ें नहीं होती है। इसी तरह एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है यहाँ पर जो है ना मकाता। आपने देखा होगा सिंध के अंदर मकाते पे ज़मीन दी जाती है, किराए पे ज़मीन दी जाती है, तो या वहाँ पे जो है इसको मुजारा कहते हैं, मुजारे पे। तो मुजारे या मकाता वो होता है जो कि एक तरह के किराए पे ज़मीन आपको दी जाती है, 50 एकड़ 100 एकड़, और वो फिर ये कि काश्त के लिए और एग्रीकल्चर के मकासद के लिए 10 साल 5 साल 3 साल इस तरह की मतलब ये कि एग्रीमेंट्स होते हैं, और इसके ऊपर जो है वो दी जाती है। अच्छा, एक चीज़ आपने और देखी होगी यहाँ पे कंसोलिडेशन कहलाते हैं। कंसोलिडेशन यानी ये कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना घारों वगैरह में, ठट्टा में, इसी तरह जो है वो जो हैदराबाद का 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी का इलाके जो शुरू होते हैं, यानी ये कि बहरिया से आगे, DHA से आगे, तो वो वहाँ पे कंसोलिडेशन के साथ जो है ना वो एक तरह के उनको ब्लॉक्स बना दिए गए हैं, और वो उसमें जो है ना 8-8 यानी एकड़ के और मुख्तलिफ जो है ना वो ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं। तो इसी तरह जो है ना पहले भी मुख्तलिफ एक ही डे के अंदर जो है ना जो मुख्तलिफ सर्वे होती है उनको कलेक्ट करके किसी एक जगह जो है ना वो उसको फिक्स करा दिया जाता है सर्वे को, और उसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। कंसोलिडेशन यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है वहाँ पर इस्तेमाल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वहाँ पे इस्तेमाल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जहाँ पे ज़मीन को कंसोलिडेट किया जाता है, एक जगह जमा किया जाता है।
एक और बड़ी अहम चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़ है वो, जिसे हम यहाँ पर हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आप जानते हैं कि जब हम किसी भी ज़मीन को लेते हैं और उसके लिए फिर उसके बाद उसको रजिस्ट्री कराते हैं, उसको डीड करवाते हैं, फिल्म डिपार्टमेंट में जाते हैं, उसके बाद पूरा रिकॉर्ड तैयार होता है, पूरा प्रोसेस होता है, फिर वो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बन जाता है। फिर हमारा जैसे फॉर्म 7 होता है, उसके अंदर उसकी सारी तफसीलात दी होती हैं। तो इस तरह जो है ना वो फिल्मिंग डिपार्टमेंट जाके वो जो है बाकायदा जो है ना वो एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बन जाता है। वहाँ पर जो है ना पंजाब मरी दूसरे इलाकों में जो है वो दरअसल वहाँ पे होता है रजिस्टर हक़दारान रजिस्टर का जो है वो कहलाता है वो, यानी जो उसके हक़दारान हैं, जो उसके मालिकान हैं, जिसके वो मिल्कियत में हैं, उसके बारे में वो एक रजिस्टर तैयार किया जाता है जिसे रजिस्टर हक़दारान कहलाते हैं। और इस रजिस्टर हक़दारान के अंदर पूरी तफसीलात मौजूद होती है कि ये किसका ये था, ज़मीन किसकी थी, इसका खेवट कौन था, खतौनी कौन था, इसके जो है वो कौन कौन इसके काश्तकार कर रहे थे, इसके अलावा शेयर्स इसमें लिखे होते हैं, सारी तफसीलात जो है ना वो होती हैं। फिर हर 4 साल के बाद जो है वहाँ पर एक जमाबंदी कहलाती है, वो जमाबंदी होती है, वो जो पुराने मालकान हैं वो वहाँ से हट जाते हैं बेचने के बाद और नए मालकान के नाम आ जाते हैं। तो इस तरह जो है ना वो पूरे उसके अंदर उस रजिस्टर के अंदर जो है ना वो हक़दारान होता है और उसका पूरा एक फॉर्म जारी होता है। खैर किसी वक्त इसकी तफसीलात पर भी हम बात करेंगे। फिर एक और चीज़ होती है जॉइंट प्रॉपर्टी, हम देखते हैं। अच्छा, वहाँ पर जॉइंट प्रॉपर्टी को सालम खाता कहते हैं। सालम खाता में जो है मुख्तलिफ मालिकान होते हैं, मुख्तलिफ वो होते हैं। और यहाँ पर जो है ना जॉइंट प्रॉपर्टी को हम अलग जो करते हैं वो एग्रीकल्चर लैंड में एक तरीक़ेकार अलग होता है। यहाँ तो आपने देखा होगा कि जॉइंट प्रॉपर्टी में जो है ना वो जैसे यहाँ पर पहले था कानून के, अगर 600 गज़ की प्रॉपर्टी KDA के अंडर में आती थी तो वो उसको जो है ना 300 गज़ की जो है ना वो पार्टीशन हो जाती थी। लेकिन वहाँ के तरीक़ेकार कुछ और होते हैं। एग्रीकल्चर लैंड जैसे मिसाल के तौर पे एक सर्वे ज़मीन है। अब सर्वे ज़मीन है मालूम चला 50 एकड़ की। अब 50 एकड़ के ऊपर जो है ना वो मुख्तलिफ मालकान हैं, मुख्तलिफ उसके हिस्सेदारान हैं। अब वो 50 एकड़ की ज़मीन को जो है ना अब उसको पार्टीशन करना चाहते हैं। भाई ख़ानदान के जो 6 लोग हैं, 5 लोग हैं मिसाल के तौर पे, अब 5 लोगों में तकसीम होगी ज़मीन। किसी के जो है 5 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 15 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास जो है ना मुख्तलिफ है। तो फिर वो दरख्वास्त देंगे, फिर वो अपने जो है ना उसको पार्टीशन पटवारी आएगा, उसको देखेगा, उसका पूरा प्रोसेस है, लेटर जारी करेगा। और इन लेटर्स को जारी करने के बाद जो है वो जो मुख्तलिफ मतलब वो आस पड़ोस के लोग हैं उनको इतला करेगा, उनको बुलाएगा दफ्तर में, और फिर उसके बाद जो है ना वो एक प्रोसेस के बाद जो है ना वो उसकी पार्टीशन होती है। अब अगर पार्टीशन ना हो तो बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं, कभी प्रोजेक्ट बढ़ जाता है, कभी दूसरे फंडे हो जाते हैं। तो लिहाजा पार्टीशन करा लेना बेहतर हो किसी भी काम करने के लिए, किसी तामीरात से पहले। तो जब पार्टीशन हो जाता है तो फिर वो यहाँ पर हम उसको कहते हैं कि पार्टीशन करने के बाद वो रुपया हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक सर्वे नंबर है 275। अब 275 के अंदर 50 एकड़ ज़मीन थी, अब उसके 5 हिस्से हो गए, तो 275/1, 275/2, इस तरह 275/5 तक ही वो चला जाता है मामला। तो ये फिर पार्टीशन होने के बाद मिसाल के तौर पे जिसका पार्टीशन में 275/1 है तो वो ₹1 कहलाता है। यहाँ पर वो कंप्लीट मतलब उसका खाता हो जाता है, वो एक पार्टीशन बन जाता है। और अब वो उसका अख्तियार होता है कि वो बेदरीग अपना खुल कर उस पर काम करे, तामीरात करे, किसी किस्म की प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी। तो इसीलिए वहाँ पर जो है पंजाब वगैरह में दूसरे इलाकों में सालम खाता होता है, उसको फिर बाकायदा एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए मुश्तरका खातों को अलग किया जाता है और उसको जो है हम जो है ना फिर पार्टीशन कहते हैं, उसको पार्टीशन करवाते हैं। अच्छा, ज़मीनों की पैमाइश के हवाले से यहाँ पर सिंध के अंदर जो है ना एकड़ इस्तेमाल होता है। एकड़ जिसके अंदर 4840 गज़ की ज़मीन होती है 1 एकड़ में, जबकि वहाँ पे यूनिट आमतौर पे जो केनाल का इस्तेमाल होता है। अच्छा, वहाँ पे केनाल इस्तेमाल होता है और केनाल का साइज़ जो है शहर के अंदर अलग होता है और शहर से बाहर अलग होता है। एक केनाल में जो है वो 20 मरला होते हैं, यानी 20 मरला का एक केनाल वहाँ होता है। और इसी तरह जो है ना ये आप समझ लें कि 20 मरला में एक मरला जो 272 गज़ का होता है, लेकिन शहर के अंदर 250 गज़ का होता है और शहर से बाहर जो है वो 272 गज़ का जो है एग्रीकल्चर लैंड में जो है होता है। इसकी तफसील भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में बताएंगे। अच्छा दोस्तों, इस वक्त मैं आपको बता ही रहा था कि ये दरअसल तमाम चीज़ें जो बनाई गई हैं दरअसल ये रेवेन्यूज़ के लिए बनाया गया है, टैक्सेस के लिए बनाया गया है। तो इसमें जो मेन जो चीज़ होती है वो ये है कि
जो डीसी होता है वो उसके इख्तियार ज़्यादा होते हैं। हर ज़िले का जो डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी होता है या कमिश्नर होता है वो एक समझे कि वहाँ की अदालत होती है, वहाँ पे उसके मसाइल हल होते हैं। और मेन जो है ना वो डीसी हर डिस्ट्रिक्ट हर जो डिस्ट्रिक्ट है जो है ना ज़िले का वो कमिश्नर होता है। उससे नीचे जो है ना वो एडीसी कहलाता है, एडीसी के इख्तियारात होते हैं। उसके बाद उससे नीचे जो है एसी के इख्तियारात होते हैं, उससे नीचे जो है तहसीलदार के इख्तियारात होते हैं। अब अगर किसी ने कोई केस करना हो, कोई मसला हल करना हो, तो उसके लिए अच्छा बेहतर यह है कि किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसला हो, तो बराह रास्त उसको ज़रूरत नहीं है कि वो सिविल कोर्ट जाए या सेशन कोर्ट जाए या हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए। अगर वहाँ चले जाएगा तो फिर वो नीचे लोग जो टैकल नहीं करेंगे। लिहाजा सबसे पहले ये कहा जाता है, ये एडवाइस की जाती है कि सबसे पहले आप तहसीलदार के पास जाएँ, अपने मसले को लेकर तहसीलदार के पास जाएँ। तहसीलदार क्योंकि छोटी अदालत होती है एक तरह की, तो वो छोटी अदालत होती है और उसके बाद जो है वो बड़ी अदालत होती है, उससे जो है एसी जो कहलाता है, उसके पास जाएगा मसला हल नहीं हो रहा हो। फिर उसके बाद जो है एडीसी के पास जाएँ। फिर उसके बाद अगर वहाँ मसला हल नहीं हो रहा आपको तो डीसी के पास या कमिश्नर के पास आप जाएंगे। तो इस तरह जो है ना वो आप समझ लें कि वो इस तरह अपने मसाइल के लिए डीसी या कमिश्नर वहाँ का जो है असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो उसके मसाइल को हल करेगा, जो भी ज़िला होगा जिस तरह का भी होगा। उसके बाद यहाँ मसले हल नहीं होते तो फिर वहाँ से फिर वो जो है आप महकमा माल की जो है ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है या फिर ये कि आप सुप्रीम अदालत होती है, उसमें सुप्रीम अदालत में जो होती है महकमा माल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी होता है, यानी उसे हम मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहलाता है वो। तो वहाँ पे भी अपने मसाइल हल खैर मकसद ये कि ये एक अलग एक चैप्टर है, टॉपिक है, लेकिन इस वक्त बताने का मकसद ये है कि ये जो आपको टर्मिनोलॉजी मैंने बताई है, ये जो आपको मैंने मुख्तलिफ जो है जो नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप कभी भी कोई मज़ीद स्टडी करना चाहें, पढ़ना चाहें, तो इन टर्मिनोलॉजी से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और इंशाल्लाह हमारी जो अगली वीडियोस होंगी अल्लाह ने चाहा तो उसमें हम मुख्तलिफ इसकी तफसीलात बताएंगे, तो ये आपके लिए माविन मददगार इंशाल्लाह साबित होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मालूमात यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों गुजारिश करता हूँ कि चैनल को एक बार फिर याद रखें, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।